जेई 24 की तैयारी कर रहे हो तो अगले 10 मिनट तुम्हारे जीवन के 10 महीने बचा सकता है, क्योंकि यहां पर तुम्हें मिलने वाली है रॉ एंड रियल गाइडेंस फ्रॉम गॉड ऑफ मैथमेटिक्स मोहित त्यागी सर के साथ। तो मेरे भाई जो कुछ भी कर रहे हो उसी समय छोड़ के चुपचाप इस वीडियो को देखने बैठ जाओ। 1.5x पे देख लेना, लेकिन पूरा देखना विदाउट स्किपिंग। चलो शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल के रख लेना, जो भी चीजें सर बोले नोट डाउन कर लेना और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। चलो तो यार हम लोग आ चुके हैं मोहित त्यागी सर के साथ। सबसे पहले सर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पहला डाउट तो ये रहता है कि क्या एक साल में अगर किसी बच्चे ने क्लास 11th को थोड़ा सा अच्छे से नहीं कवर कर रखा है, क्या एक साल में IIT क्रैक कर सकता है, और क्या एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए पूरा का पूरा जेई 24 के अंदर ताकि बढ़िया से फोड़ के आए? मतलब देखो, अगर किसी ने 11th में अच्छा नहीं किया है तो ऑफ कोर्स उसको 12th में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, थियोरेटिकली ऑफ कोर्स एक साल में बच्चा कर सकता है और काफ़ी अच्छा भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बच्चे का IQ कितना है और कितनी मेहनत कर रहा है। अभी जैसे इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, जैसे जैसे वो लेट होगा उतना ही वो डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। तो अभी जैसे मई चल रहा है, तो मई से भी अगर कोई बच्चा लगातार सिस्टमैटिक वे में और स्ट्रैटेजाइज करके अगर प्रिपरेशन करता है तो अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकता है। स्ट्रैटेजाइज करने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी शुरू में क्या करेंगे कि वो कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें मेंस, एडवांस और फिर और भी हायर लेवल में जाने की कोशिश करेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि 7-8 मंथ में हम पूरा सिलेबस खत्म कर दें। तो पहले तो हमें एक बार सिलेबस खत्म करना चाहिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब सिलेबस तो थ्योरी वाला सिलेबस तो दोनों के लिए सेम ही है, बट क्वेश्चन मेंस वाले करें ताकि हमें पूरा सिलेबस खत्म कर पाएँ दिसंबर तक, क्योंकि जनवरी में मेंस होगा। जनवरी से जून के बीच में भी काफ़ी टाइम बचता है, उस टाइम पे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी आपका सोर्स है या कोचिंग है, जो भी आप चीज़ फॉलो करो, पहले आप उसमें अच्छी तरीके से रिसर्च करके उस पर जीरो इन करना चाहिए कि मेरे को करना क्या है, फिर उसको फॉलो करना चाहिए। बार बार अपना जो इंस्टीट्यूट है या यूट्यूब चैनल है वो चेंज नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो सर ने मेजरली यही बताया कि आप एक मटेरियल पे फोकस करिए, इसके साथ में अपना सिलेबस। सर कब तक कोशिश होनी चाहिए कि सिलेबस हमारा कब तक कंप्लीट हो जाए? दिसंबर या नवंबर, किस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? अगर बच्चे का 11th सही नहीं हुआ है और वो 12th में पढ़ रहा है तो आई वुड से कि दिसंबर के लास्ट तक होगा तो फिर चलेगा, क्योंकि जनवरी में जो एग्ज़ाम होगा शायद वो 10-15 के बाद ही होगा, तो थोड़ा सा उसको टाइम एक रिवीजन का भी मिल जाएगा और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा वो कूल रहेगा। बहुत जल्दी करना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स डिज़ायरेबल तो है, अगर नवंबर के लास्ट तक ख़त्म कर पाता है कोई बच्चा तो दैट इज़ वेरी गुड। नहीं कर पाता है तो दिसंबर के लास्ट तक भी चलेगा। अच्छा सर, ये जैसे एक आसपास हमें कंप्यूटर्स वगैरह रखे हुए दिख रहे हैं, ये किस लिए हैं सर? काफ़ी इंस्टीट्यूट में ये होता है कि जो बच्चों के पेपर हैं, इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ना, वो पेन पेपर पे कराते हैं और बिल्कुल लास्ट में जाके 50 तरह की दिक्कत आती है। जो एक्चुअल एक्सपीरियंस उसका होने वाला है उसको बिल्कुल लास्ट में जाके मिलता है। बट इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, फिर बच्चे को टाइप करने में हो सकता है ही इज़ कम्फर्टेबल और नॉट। तो एक आपको नॉलेज तो है, बट आपको वो नॉलेज प्रेजेंट करनी भी तो आनी चाहिए ना, उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। इसलिए ये जो लैब हमने बनाया है वो अपने बच्चों के लिए बनाया है। हम ईच एंड एवरी टेस्ट CBT मोड में ही लेते हैं। उसका पहला पर्पस तो ये हो गया। दूसरा पर्पस इसका ये हो गया कि काफ़ी बच्चों की आइडियली तो आप कोचिंग को फॉलो करो, उन्हीं के साथ चलो, तो आपकी प्रिपरेशन सब कुछ सही रहेगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा आइडियली ही पॉसिबल है। यूजुअली बच्चों को कुछ ना कुछ उनके लूप होल्स रह जाते हैं, तो उसको भी कैटर करने के लिए बच्चा अपनी कस्टमाइज़ कर सके अपनी प्रिपरेशन को, कि अगर उसे कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट लेना है तो वो यहाँ पे बैठ के ले सकता है। हमारा मटेरियल सारा इसमें लोडेड है। या फिर किसी चैप्टर को मान लिया रिवाइज करना है तो हमारे पास 2-3 तरह के प्रोडक्ट हैं कि बच्चा केवल अगर रिवाइज करना है हल्का फुल्का तो वो 2 घंटे में भी रिवाइज कर सकता है। अगर उसको थोड़ा बहुत पढ़ना भी है हल्का फुल्का तो 4 घंटे में भी वो चैप्टर पढ़ सकता है, जिसे बोलते हैं वन शॉट टाइप चीज़। या फिर उसे डिटेल में पढ़ना है, पहली बार किसी चैप्टर से बहुत फोबिया है तो जो भी उसको 6-7 लेक्चर लग रहे हैं उसमें भी लगता है। तो हर तरह का कस्टमाइजेशन इज़ पॉसिबल। तो बच्चे की जो प्रिपरेशन है वो ट्रैक पे रहे, इस बात के लिए कस्टमाइजेशन कर सके, इसके लिए ये हमने लैब बनाया अपने बच्चों के लिए, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए। तो बहुत बेहतरीन लैब बना हुआ है। अब यहीं पर ही सर ने जैसे कि बात करी कि यार आपके मॉक टेस्ट मेजरली यहाँ पर लिए जाते हैं। सर एक चीज़ बताइए, जैसे क्या होता है कि बच्चे पूरे साल मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट में जब नंबर कम आते हैं तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। अब मॉक टेस्ट का इंप्रूवमेंट कैसे करा जाए, ये एनालिसिस कैसे करा जाए? जैसे आपने टेस्ट ले लिया उसके बाद उसका एनालिसिस कैसे करें? मतलब मॉक टेस्ट में अगर मान लिया किसी भी रीज़न से सही नहीं जा रहा है तो उससे हमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। उससे तो हमें एज ए फीडबैक लेना चाहिए सबसे पहली बात। तो उसका एनालिसिस हमें ऐसा करना चाहिए कि जैसे सोल्यूशन यूजुअली मिल जाएगा मॉक टेस्ट के बाद, उसके बाद जो स्टूडेंट है ही वुड बी एबल टू सी कि कौन कौन से क्वेश्चन डूएबल थे, कौन कौन सी थ्योरी उसको आती थी, फिर उन जो डूएबल क्वेश्चंस थे उनमें से उसने
कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ये ठीक है, और फिर जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उसमें से गलत कितने हुए और गलत होने का रीज़न क्या था, कि डेटा गलत पढ़ लिया हमने, गलत टिक कर दिया, या फिर फॉर्मूला गलत लगा दिया, या फिर कॉन्सेप्ट याद नहीं था सही से। ये हम हमेशा हमें नोट करना चाहिए किसी भी नोटबुक में या कॉपी में, ताकि लिखने से वो चीज़ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी जाता है और उसको अगली बार हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मान लिया डुएबल काफ़ी क्वेश्चन थे, हमने काफ़ी कम क्वेश्चन उसमें से सॉल्व कर पाए, मे बी डुएबल से 50 क्वेश्चन थे बट हम 30 ही क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट कर पाए, तो उसका मतलब ये कि हमारा क्वेश्चन सिलेक्शन ठीक नहीं है। तो फिर हमें क्वेश्चन सिलेक्शन पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि पेपर में करते समय में पहली बार केवल वही क्वेश्चन उठाने चाहिए जो मेरे को दिखते ही दिख जाता है ना कि ये तो ऐसे सॉल्व होगा और बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगा। ये अच्छा होगा तो बच्चा जो भी क्लास में अगर 70-80% भी समझ में आ रहा है तो ही कैन परफॉर्म वेरी वेल एंड कैन गेट वेरी गुड परसेंटाइल। लोगों ने सर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन सर छोटा सा ये रहेगा कि एक तो ये बता दीजिए कि क्लास 11th का जैसे बच्चों का बैकलॉग बना हुआ है तो उसको किस प्रकार से कवर करना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो बच्चों को मेजरली रहती है कि बच्चे अब जैसे यूट्यूब वगैरह चला रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है फ़ोन वगैरह का, तो इन दो चीज़ों को हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जैसे 11th में अगर बैकलॉग हो गया है और मान लिया हमने 12th स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे पहले तो जो 11th के बेसिक चैप्टर्स हैं जिनको हम बोलते हैं प्री रिक्विजिट वाले चैप्टर, जिसके ऊपर 12th बिल्ड किया जाएगा, सबसे पहले तो वो फिनिश करें। मैथमेटिक्स में मैं बता देता हूँ, जैसे ट्रिगो हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, प्रोग्रेशन सीरीज़ हो गया एंड लॉग वगैरह के जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स बोलते हैं, ये चैप्टर करने के बाद हम अपना 12th का स्टार्ट कर सकते हैं। 12th में आप जहाँ पे भी पढ़ रहे होगे मोस्ट वाली 5 या 6 डेज़ क्लासेस हो रहा होगा या 4 डेज़ क्लासेस हो रहा होगा, जो भी दिन बचते हैं, या फिर अगर हमें मॉर्निंग में बचता है उसमें हम एक एक चैप्टर उठा के 11th का फिनिश कर सकते हैं। और जो टारगेट है वो हमें थोड़ा रियलिस्टिक रखना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि वो बोलेंगे कि मैं एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर लूँगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब अगर आपको 11th का कोर्स फिनिश करना है तो ये प्री रिक्विजिट वाले चैप्टर ख़त्म करने के बाद हमें आराम से 4-5 महीने का प्लान बनाना चाहिए कि उस ड्यूरेशन में हम बचे हुए 11th के चैप्टर एज एंड व्हेन टाइम अवेलेबल होगा तब फिनिश करेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा या फिर पॉसिबल ही नहीं होगा। एक लास्ट चीज़ आपने पूछा कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होता है फ़ोन से, तो जैसे अभी की हम बात करें तो हार्डली 7-8 मंथ बचे हुए हैं अपनी जैसे बोलते हैं ढंग से प्रिपरेशन करने के लिए। उतनी देर तक तो हम फोकस रह ही सकते हैं। और अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो कोई भी एक अच्छा चैनल उठाएं और उसी के ऊपर फोकस करें। जैसे हमारे यहाँ पे जो बच्चा हमारे चैनल से पढ़ रहा है, अगर उसको YouTube में डिस्ट्रैक्शन होता है तो वो हमारी ऐप से भी पढ़ सकता है। ऐप में ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, सारे लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। टीम कंपटीशन के नाम से हमारा वो वाला ऐप है, वहाँ पे भी पढ़ सकता है। या फिर अगर आपने और कोई भी चैनल ऐसा पकड़ रखा है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बट अपने ऊपर तो आपको सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। और कंट्रोल रखने का एक तरीका ये भी होता है कि हम टाइम स्लॉट में फिक्स कर लें कि जैसे ये 2 घंटे है तो इस 2 घंटे में को ये लेक्चर फिनिश करने हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा जो ध्यान है वो हमेशा एम पे रहेगा रादर देन जो पास में सजेशन आ रहा होगा। और एक मेंटली तो स्ट्रांग रहना ही चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसी प्रिपरेशन के ऊपर हमारा पूरा करियर डिपेंड करता है, तो एक वो भी मोटिवेशन चाहिए। तो ओवरऑल हम लोगों ने हर एक चीज़ कवर कर ली है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन टू दिस चैनल। बाकी इस प्रकार के अगर आपको और भी सेशंस चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि यार आपको ये डाउट रह गया, और वो चीज़ भी हम सर से पूछ रहे होंगे। चलो खत्म कर लेते हैं इस वीडियो को विद दिस नोट। संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।